हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो ये जो वीडियोस होने वाले हैं क्लास 12th के, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्लास 12th में हैं, फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी के लिए है जो हमारे नेचर को समझना चाहता है। वह ये जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर लाइट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, फैन चल रहा है तो फैन क्यों चल रहा है, ठीक है। अगर फोटोकॉपी मशीन चल रही है तो कैसे चल रही है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है, अगर वो उन चीजों को समझना चाहता है, अगर कोई ऐसा इंटरेस्टेड है, तो ये आगे के जितने भी वीडियो होने वाले हैं क्लास 12th के, ठीक है, ये सभी वीडियो उनके लिए है। तो क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इसके 2 पार्ट्स हैं, मीन्स इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है चार्जेस एंड फील्ड्स एंड सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये सेकंड चैप्टर है, उसके पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे चार्जेस एंड फील्ड्स, और ये दोनों चैप्टर जिसमें इन्वॉल्व है उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस यूनिट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं, इसको हम आगे जानेंगे। चार्जेस किसको कहेंगे, फील्ड किसको कहेंगे, ये हम आगे की कुछ वीडियोस में क्लियर करेंगे। इसके पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि रियल में इन चैप्टर्स में होने क्या वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो मैटर क्या होता है, हमें पता है मैटर में सॉलिड्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में लिक्विड आ जाते हैं और गैसेस आ जाती हैं। क्लियर है। सीधी भाषा में कहें तो ऐसे मटेरियल, ठीक है, जिनका मास होता है, जिनका वॉल्यूम होता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे मैटर में मास होता है, अगर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सब में मास होता है। उसके बाद में मास है तो साथ ही साथ में इसका वॉल्यूम भी होता है। ओके, और अगर किसी मैटर को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, या लिक्विड की बात करें वो फ्लो होने लग जाता है, गैसेस की बात करें फ्लो होने लग जाता है, तो उसमें क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। और मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाता है, मोमेंटम होता है। ओके, तो ये मैटर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब जो मास वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है, मींस बिना मास के ये मैटर हो ही नहीं सकता है। अब मास की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कि कोई भी अगर मास है तो दूसरे मास पर एक फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्लास 11th में पढ़ा था, और इस फोर्स की वैल्यू भी हमने निकाली थी Gm1m2 बाय r²। अर्थ पे हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां लगता है, डाउनवर्ड्स लगता है। अगर ये पेन है, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो कहां पर जाएगी, नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की सरफेस है और ये जो पेन है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था क्लास 11th में। अब मास की एक और हमने कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स भी मास के कारण ही लगता है। ओके, जिस टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था 2 मासेस के बीच में, ठीक है, ऐसी बॉडी जिनके पास मास है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। बट जैसे जैसे हमारा नॉलेज आगे बढ़ता गया, हमने एक और फोर्स नेचर में देखा जो कि मासेस के कारण ही लग रहा था, और उसको हम कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स है इस ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरिजन में बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। ओके, तो ये फोर्स कहां देखने के लिए मिलता है, तो हमारे नेचर में बहुत जगह देखने के लिए मिलता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे पेंट कर रहे हैं, तो ये जो पेंट होता है
वो भी एक मैटर है, और दूसरा जिस पर हम पॉलिश कर रहे हैं वो भी मैटर है। इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, तभी तो आपस में क्या हो रहा है, ये चिपक रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए कि इस पेन के अंदर इंक है और वो इंक इस बोर्ड पे चिपक रही है। क्या उस इंक पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है? हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स भी, बट उससे बहुत बड़ा फोर्स है किसके बीच में, इस बोर्ड और इस इंक के बीच में, जिसके कारण वो फोर्स इस पार्टिकल्स को नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये इंक के जो छोटे छोटे से पार्टिकल हैं उनको अर्थ भी खींच रही, कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि इसका कुछ मास है। ओके, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की साइड। फिर भी ये पार्टिकल नीचे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि एक फोर्स है जो बोर्ड और इस इंक के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, और वो जो फोर्स है वो बहुत ही बड़ा फोर्स है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट ये फोर्स क्या अपने आप आ जाता है? क्या इंक को मैं यहां रख दूंगा, क्या बोर्ड को यहां रखेंगे तो क्या अपने आप ही चिपक जाएगा? नहीं, एक प्रोसेस होती है तभी ये फोर्स एक्शन में आता है। और वो प्रोसेस कौन सी है? वो प्रोसेस होती है रबिंग की प्रोसेस। मींस जब तक आप ऑब्जेक्ट को रब नहीं करोगे दूसरे मटेरियल पर, तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन में नहीं आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अप्लाई होता है, इसके लिए किसी एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये बोर्ड है, ये पेन है, तो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा? जब हम इसको इसके साथ क्या करेंगे, रब करेंगे, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसके इंक और इस बोर्ड के बीच में। क्लियर है? तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एक एक्शन जरूरी है, उसको हम क्या कहते हैं, रबिंग का एक्शन। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर स्केल है, अगर स्केल को आप ड्राई से क्या कर दे, रब कर दें, और पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास में लेके जाओ, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उस स्केल के अंदर जब हम रब करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, जिसके कारण वो पेपर पीस को क्या करने लग जाता है, अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो रबिंग की प्रोसेस से फोर्स आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको पहली बार स्टडी किया था साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने। कुछ बुक वाले साइंटिस्ट का नाम भी लेते हैं। ओके, तो साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट था, इसने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखा और उसकी स्टडी की। उसने सबसे पहले क्या लिया, अंबर लिया, और उसको रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ। अंबर क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है और प्लास्टिक का होता है। ठीक है, प्लास्टिक टाइप का एक सब्सटेंस होता है अंबर, और सिल्क का आप लोगों ने कपड़ा देखा होगा। तो विलियम गिलबर्ट ने इन दोनों को जब क्या किया, इस अंबर को और सिल्क को, इन दोनों को जब रब किया तो वो देखता है कि इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, या दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं और फिर लाइट ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाते हैं, आप अंबर को लेके जाओ लाइट ऑब्जेक्ट के पास में, पेपर पीसेस के पास में, या फिर सिल्क को लेके जाओ, ये दोनों क्या करते हैं, उन लाइट बॉडीज को, पेपर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो फोर्स होता है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं।
अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जो इनके अंदर आ जाती है अट्रैक्शन की, उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कहा गया? क्योंकि अंबर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ओके, और उसी पे से हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। किसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं? वो प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट में आ जाती है, जो स्केल को रब करने के बाद स्केल में आ जाती है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है? लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ substance or rubbing substance due to which it can attract to other light bodies is called इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी किसको हम कहेंगे? ये वो कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक? स्केल की है, जो रब होने के बाद में दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, पेपर पीस को अट्रैक्ट कर रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक उस अंबर की जो सिल्क के साथ रब करने के बाद में पेपर पीस के पास लेके जाओ तो उनको अट्रैक्ट कर रहा था। ये कैरेक्टरिस्टिक सिल्क की भी है, जो अंबर के साथ रब होने के बाद में अगर पेपर पीस के पास में लेके जाए तो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी में एक वर्ड आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ओके, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम इसको यहां पर ले लेते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी जो आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं इन दोनों का, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी जो आप लोगों को आनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। मैटर क्या होता है? तो ऐसे मटेरियल जिनके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है, उनकी वेलोसिटी होती है, उनके पास मोमेंटम होता है, उन सभी मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इसके क्या है? एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करें मास की, तो मास की कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं आपस में एक दूसरे के बीच में। अर्थ पे मैं बात करूं तो ये हमेशा फोर्स किधर लगता है? डाउनवर्ड लगता है। बट नेचर में और भी फोर्सेस देखने के लिए मिलते हैं जो कि मास के कारण ही लगते हैं। ठीक है, दो मासिव बॉडीज के बीच में ही लगते हैं, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। अपनी बॉडी पर अगर कपड़े चिपकते हैं तो क्यों चिपकते हैं? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही चिपकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में चिपक रहे हैं तो केवल केवल किसके कारण चिपक रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण चिपकते हैं। बट ये फोर्स जो रहते हैं डायरेक्ट एक्शन में नहीं आते, इसके पहले हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है। वो क्या करनी पड़ेगी? रबिंग की प्रोसेस। अगर दो चीजों को आप रब करोगे तब उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आएगी जिसके कारण वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एग्जांपल है कि ये इंक जो है इसको मैं रब करता हूं तब ये जाकर कहां पर चिपकती है? बोर्ड पे चिपकती है। ओके, अब साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट था जिसने इस पर स्टडी की। उसने दो सब्सटेंस लिए, एक अंबर लिया और एक सिल्क लिया, और इन दोनों को क्या किया? रब किया। तो देखता है कि अगर अंबर को लेके जा रहा है पेपर पीसेस के पास में तो वो भी अंबर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे कैसे सिल्क भी कर रहा है। मीन्स दोनों के पास में वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। जब हम रब करते हैं, ठीक है, तो दोनों के पास में कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जिसके कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण ये दूसरे लाइट बॉडीज को, बहुत हल्की हल्की बॉडी को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको आ गया होगा, इसको अब हम क्लियर करते हैं। ओके, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे
जो ऑब्जेक्ट है या दूसरी बॉडी है उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, चिपका देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक क्लिंग भी कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक क्लिंग भी इसको हम कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कि स्केल को रब किया और वो पेपर पीसेस के पास जब लेके जा रहा हूं तो ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी आ गई है। तो जब ये जो स्केल है इसके अंदर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट कुछ चीज है इसके अंदर जिसके कारण ये प्रॉपर्टी आ रही है, तो ये थोड़ी देर तक रहती है, ठीक है, थोड़ी देर तक अट्रैक्ट करते हैं, बट जब हम इसको थोड़ी देर के बाद में देखते हैं तो अट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं। तो कुछ है इसके अंदर, तभी तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज के अंदर जब तक है तब तक हम क्या कहेंगे कि बॉडी कैसी है, चार्ज्ड बॉडी है। और जैसे ही जैसे हमने स्केल को रब किया, पेपर पे इसको अट्रैक्ट कर, मीन्स ये क्या हो गई, ये चार्ज हो गई है। बट जब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं अब अट्रैक्ट नहीं कर रही है, मीन्स उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी चली गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्चार्ज्ड बॉडी। ओके, इलेक्ट्रिकली चार्ज और इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज्ड। तो क्लियर है क्या होता है, चार्ज्ड बॉडी किसको कहेंगे, मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी हम कहें तो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जब तक है तब तक हम कहेंगे बॉडी कैसी है, चार्ज है। और जैसे ही ये प्रॉपर्टी चलेगी हम क्या कह देंगे कि बॉडी डिस्चार्ज हो गई है, या फिर हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, बॉडी क्या हो गई है, न्यूट्रल हो गई है। ओके, अब चार्ज क्या होता है, अब इस पर आते हैं हम, व्हाट इज चार्ज। उसके बाद में हम क्लियर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्लियर करने के लिए हमें 2 से 3 लेक्चर चाहिए। तो पहले हम चार्ज क्लियर करेंगे, चार्ज क्या होता है। अब स्केल को हमने रब किया, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके कारण वो दूसरी चीजों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये पेपर पीस को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब हमें पता है कि स्केल किससे बना हुआ है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इनसे ही मिलकर बना हुआ है। ओके, अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स इसके पास भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, कोई भी मटेरियल हो, हम पढ़ चुके हैं एटम से मिलकर बना होता है, और एटम जो रहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो ये बॉडी अगर इसको अट्रैक्ट कर रही है तो इसका हर एक पार्टिकल इन पार्टिकल्स पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। मीन्स इस पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये पार्टिकल जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, कौन सा पार्टिकल कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल है जो दूसरे पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। पूरी बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रही है इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जिससे पूरा मटेरियल बना हुआ है, ये दूसरे मटेरियल के छोटे छोटे पार्टिकल पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके कारण ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, जो कि इंट्रिंसिक है, उसके अंदर है, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं आई है। ओके, तो चार्ज क्या होता है, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री particle due to which it can apply force on other particles। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज में क्या डिफरेंट है, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सब्सटेंस, पूरी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण दूसरे जो लाइट बॉडीज को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है।
बट चार्ज जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये दूसरी बॉडी के पार्टिकल्स पे क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ओके, तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर, चार्जेस एंड फील्ड का फर्स्ट वीडियो। इसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये कैसे एक्शन में आता है, जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तब ये एक्शन में आता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और चार्ज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, और उसके साथ ही साथ में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को भी क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।